हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और अपने जो टॉपिक चल रहा है डीसी जनरेटर, उसको आज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर पिछली क्लास के अंदर हम लोग कुछ भागों के बारे में पढ़ रहे थे। और उससे आगे जो भाग है वो हम लोग आज की जो क्लास रहेगी इस क्लास के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। और उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो जो है हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला जो भाग रहेगा आज का वो क्या है? आर्मेचर। आर्मेचर आर्मेचर जो है क्या है और इससे रिलेटेड पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है आर्मेचर से वो क्या बनता है कि आर्मेचर जो है किसका बना होता है। तो आर्मेचर आपका जो है वो किसका बना होता है? तो सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का बना होता है। लेमिनेटेड पत्तियों का बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बार बार पूछा जाता है कि आर्मेचर किसका बना होता है। तो आर्मेचर आपका सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का बना होता है। अब सिलिकॉन की मात्रा जो मिलाई जाती है वो अलग काम के लिए मिलाई जाती है और पत्तियों को जो लेमिनेटेड किया जाता है वो अलग यूज के लिए किया जाता है। और पेपर में इनसे रिलेटेड भी दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, वो भी देख लेते हैं कि वो दो क्वेश्चन क्या है। तो सिलिकॉन की जो मात्रा मिलाई जाती है वो किस लिए मिलाई जाती है? तो हिस्टेरिसिस, जिसके बारे में हम लोग पिछली क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। हिस्टेरिसिस और जो लेमिनेटेड किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? तो एडी करंट, जो आपकी सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है वो आपके जो दो लॉस है हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस है उनको कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का यूज किया जाता है। तो जो सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है वो तो हिस्टेरिसिस को दूर करने के लिए, और पत्तियों को जो लेमिनेटेड किया जाता है वो एडी करंट को दूर करने के लिए आपका किया जाता है। और पेपर में ये दोनों क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए हैं, डीएमआरसी डीआरडीओ 2-3 बार पूछे गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसी के अंदर देख लेते हैं कि जो लेमिनेशन है उस लेमिनेशन की मोटाई कितनी है। तो लेमिनेशन की जो मोटाई है वो 0.35 से 0.5 mm होती है। 0.35 से 0.5 mm जो इसके अंदर लेमिनेशन जो है उसकी मोटाई होती है। और पेपर में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि लेमिनेशन की मोटाई कितनी है। तो 0.35 से 0.5 mm जो है लेमिनेशन की मोटाई है। अब ये तो बात होगी कि किसका बना होता है आर्मेचर, लेकिन आर्मेचर जो है वो किस लिए उपयोग होता है वो देख लेते हैं। तो आर्मेचर जो आपका किस लिए उपयोग होता है? तो आर्मेचर आपका फ्लक्स को काटकर ईएमएफ पैदा करने के लिए, फ्लक्स को काटकर ईएमएफ पैदा करने के लिए उपयोग होता है। यानी कि हम लोगों ने बात की थी कि जब भी हम लोग दो पोलों के बीच में चालक को घुमा रहे थे तो क्या हो रहा था? एक जो है फ्लक्स कट रहा था और जिसके कारण क्या हो रहा था? ईएमएफ पैदा हो रहा था। तो हमने बोला था कि चालक या आर्मेचर, तो वो चालक और आर्मेचर के अंदर डिफरेंस क्या था? तो जब भी बात आती है एक तार किसी दे, तो एक तार जो है ये एक तार है, और जब हम लोग इसको क्या कर देते हैं? एक लूप बना देते हैं इस तरीके से। तो लूप बनाते हैं तो इसको जो है इसी तरीके के आपके जो लूप है, बहुत सारे जब लूप हम लोग इस तरीके से जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में सीरीज में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइंडिंग बोलते हैं। और जब भी इस वाइंडिंग का उपयोग हम लोग डीसी जनरेटर में करेंगे, जब भी हम लोग इस वाइंडिंग का उपयोग डीसी जनरेटर में करेंगे, किस लिए? तो फ्लक्स को काटने के लिए, तो वहां पर ये क्या कहलाएगी? आर्मेचर वाइंडिंग कहलाएगी। और आर्मेचर वाइंडिंग यानी कि वहां पर जो चालक है उसी की बात हो रही है, लेकिन चालक हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि छोटी सी एक तार का टुकड़ा लेकर, और हमारा जो समझाने का जो तरीका रहता है उसके अंदर बच्चे को समझ में जल्दी आना चाहिए।
और जो वाइंडिंग है वो एक्चुअल में चालक की जगह पे पूरी की पूरी वाइंडिंग ली जाती है, जो शाफ्ट के द्वारा क्या की जाती है, घुमाई जाती है। और शाफ्ट के द्वारा घूमने के बाद में जो आपके पोल थे जिनसे फ्लक्स पैदा हो रहा था, उस फ्लक्स को क्या करेगी आपकी वाइंडिंग काटेगी, और जिसके बाद में उसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो आपका आर्मेचर का काम क्या है, तो आर्मेचर का काम है ईएमएफ पैदा करना, या फिर फ्लक्स को काट कर ईएमएफ पैदा करने का जो काम है आपका आर्मेचर करेगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि आपका जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो आपके आर्मेचर के अंदर वहां पर लगी किस तरीके से होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि 3 तरीके के स्लॉट कटे होते हैं। 3 तरीके के स्लॉट कटे होते हैं। पहला होता है पूर्ण खुल, दूसरा होता है अर्ध खुला, तीसरा होता है पूर्ण बंद। अब पूर्ण खुला, अर्ध खुला और ये किस तरीके से होते हैं, तो इनकी एक एक्चुअल में एक ही बनाकर देखते हैं किस तरीके का होता है। इस तरीके के बहुत सारे जो स्लॉट है एक्चुअल में कटे होते हैं आपके आर्मेचर के अंदर। इस तरीके से आपके स्लॉट कटे होते हैं। और इन स्लॉट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो वो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को यहां पर क्या किया जाता है, खांचों में स्थापित किया जाता है इस तरीके से। तो आपके जो ये तीनों स्लॉट जो है, इन तीनों स्लॉट के अंदर डिफरेंस क्या है, तो आपके पूरे खुले जो स्लॉट है वो इस तरीके से रहेंगे, और अर्ध खुले जो रहेंगे वो ऊपर की तरफ थोड़े से बंद रहेंगे, और पूर्ण बंद जो रहेंगे वो पूरे के पूरे बंद रहेंगे, जिनमें वाइंडिंग जो है उसको स्थापित किया जाएगा। अब ये जो है तीनों चीजें एक्चुअल में है क्या, तो अब देखो इसमें क्या होता है कि आपकी जो वाइंडिंग होगी उसको डालना, यानी कि इसके अंदर स्थापित करना और बाहर निकालना आसान रहेगा। लेकिन इसके अंदर से अगर ये घूम रहा है, घूमने के कारण अगर ये जो आपकी वाइंडिंग रहेगी ये बाहर निकलने का खतरा भी आपका इसमें रहता है। लेकिन जब भी आपकी बात आएगी अर्ध खुले की, तो अर्ध खुले की जब भी बात आएगी तो इसमें वाइंडिंग डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है अंत समय में, लेकिन इसके अंदर बाहर निकलने का जो खतरा रहता है इसकी अपेक्षा क्या रहता है, कम रहता है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वाइंडिंग को डालना यानी कि स्थापित करना और निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई वाइंडिंग जल गई है तो उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा, तो बाहर निकालना और अंदर डालना मुश्किल है। लेकिन इसके अंदर आपकी जो वाइंडिंग रहेगी उसके बाहर निकलने का जो खतरा है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। ये बेसिक सी चीजें हैं, समझने वाली है, पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहते हैं। अब जो है आपका आर्मेचर है वो किसका बना होता है, उसमें जो पदार्थ यूज किए जाते हैं किस लिए यूज किए जाते हैं, और उसके अंदर जो लेमिनेशन है उसकी मोटाई कितनी है, फ्लक्स जो है काट कर ईएमएफ पैदा करने के लिए उपयोग होता है, उपयोग किस लिए होता है। तो अब इसके बाद में बात आती है, एक चौथा पॉइंट भी बना देते हैं कि आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 1 ओम। आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 1 ओम प्रतिरोध होता है आर्मेचर का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में ये भी क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है कि आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 1 ओम आर्मेचर का प्रतिरोध होता है। तो सारी की सारी जो चीजें हैं उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं अगला भाग। अगला अपना जो भाग है वो है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कम्यूटेटर बोल देते हैं, दिक् परिवर्तक बोल देते हैं। तो ये जो है कम्यूटेटर या फिर दिक् परिवर्तक एक्चुअल में क्या है और किस लिए उपयोग होता है, और पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कम्यूटेटर किसका बना होता है। तो कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो हार्ड ड्रॉन तांबे का, हार्ड ड्रॉन तांबा या फिर कठोर खींचा तांबा। हार्ड ड्रॉन तांबा और या फिर
कठोर किच्छा तांबा पेपर में क्वेश्चन है, ये बार बार है पूछ लिया जाता है कि आपका कम्यूटेटर है वो किस धातु का बना होता है। तो हार्ड ड्रोन तांबे का जो है आपका कम्यूटेटर बना होता है। अब बात आती है, ये डायग्राम आप अगर देख सकते हो तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि इस तरीके का होता है। ये एक्चुअल में अगर साइड से देखोगे तो इस तरीके का होता है, और अगर इसको यहां से देखोगे बरोबर साइड में तो इस तरीके का आपको इस तरीके से खांचे कटे होते हैं कम्यूटेटर में। तो इस तरीके से इसमें खांचे कटे होते हैं। और जो हमने बात की थी ना आर्मेचर वाइंडिंग की, तो आपकी जो आर्मेचर ये वाइंडिंग जो है, इस आर्मेचर वाइंडिंग के ये जो दो सिरे हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है कि आपके कम्यूटेटर जो कम्यूटेटर है, इन कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर, यानी कि जो खांचे कटे हैं इनको सेगमेंट बोलते हैं। तो ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है इनके ऊपर यहां पर क्या किया होता है, सोल्डरिंग की जाती है। तो यहां पर इस भाग को क्या बोला जाता है, राइजर। पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ पूछा गया क्वेश्चन है तो राइजर बोला जाता है। अब ये तो इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है कि आपकी जो क्वाइल होगी या फिर आपकी आर्मेचर जो वाइंडिंग होगी, उस आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होंगे उनको क्या किया होता है कि आपके जो कम्यूटेटर है उसके ऊपर क्या किया जाता है, सोल्डर किया जाता है। अब बात आती है कि आपका जो कम्यूटेटर के दो सेगमेंट है, यानी कि ये और ये जो सेगमेंट है जिसके बीच में ये जो पट्टी दिख रही है, यहां पर क्या होता है कि इसके अंदर कोई अलग पदार्थ भरा होता है। तो वो पूछ लेता है कि दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में क्या भरा होता है। तो दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में, दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच अब्रक या माइका भरा होता है, अब्रक या माइका भरा होता है। ये पेपर में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच क्या भरा होता है, तो अब्रक या फिर माइका भरा होता है। चीज समझ में आ गई होगी। ये इसका दूसरा क्वेश्चन रहता है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन कि कम्यूटेटर है उसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है। तो कम्यूटेटर का उपयोग आपकी आर्मेचर में यहां पर क्या हो रहा था, ईएमएफ पैदा हो रही थी, तो इस ईएमएफ को बाहर आउटपुट के रूप में, इस ईएमएफ को बाहर आउटपुट के रूप में देने के लिए ये एक्चुअल में काम क्या करता है। यहां पर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यहां पर कौन सी पैदा होती है, एसी सप्लाई पैदा होती है, और हमें कौन सी चाहिए, तो डीसी चाहिए। तो ये एक्चुअल में काम क्या करता है, तो आपकी जो एसी है को डीसी में बदलने का काम करता है। एसी को डीसी में बदलने का काम जो है आपके डीसी जनरेटर के अंदर कौन करता है, तो कौन करता है, कम्यूटेटर करता है, जिसकी स्ट्रक्चर काम करने की जो है इस तरीके की रहती है। डायग्राम आप देख सकते हो। तो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछता है, कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो हार्ड ड्रोन तांबा या फिर कठोर खिंचा तांबा बना होता है। और दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच क्या बना होता है, तो दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच अब्रक या फिर माइका बना होता है। और जहां पर सोल्डर कर रहे हैं उस भाग को क्या बोल रहे हैं, तो राइजर बोल रहे हैं। उसके अलावा किस लिए यूज होता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका उपयोग होता है। एसी को डीसी बोल सकते हैं, डीसी को एसी भी बोल सकते हैं, लेकिन पेपर में आए तो पेपर में आपको यही करना है, क्योंकि यहां पर ये एसी को डीसी में बदलना है, क्योंकि अपने को आउटपुट दे रहे हैं। जब डीसी मोटर की बात आएगी तो डीसी मोटर में हम लोग डीसी सप्लाई देंगे और वो अपने आर्मेचर को कौन सी देगा, एसी को देगा। तो वहां पर हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही सही आंसर है करना है। उसके बाद में इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब इसके बाद में अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, ब्रश और ब्रश होल्डर। ब्रश व ब्रश होल्डर। ब्रश और ब्रश होल्डर क्या है एक्चुअल में, और ब्रश किसके बने होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अब देखो,
आपकी जो शाफ्ट होगी उस शाफ्ट के ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर कम्यूटेटर लगा हुआ है, लेकिन इस कम्यूटेटर से क्या होगा कि हमें ये वाला तो कितना है, घूमने वाला पार्ट है, तो घूमने वाला पार्ट है तो यहां से अपने को आउटपुट भी लेनी है, तो आउटपुट तो बाहर से स्थिर अवस्था में लेनी है। तो एक्चुअल में इसके ऊपर इस तरह से जो है दो ब्रश यूज किए जाते हैं जिनको आपके रोकर प्लेट के द्वारा कसा होता है। तो यहाँ पर दो ब्रश यूज किए जाते हैं जो क्या करते हैं, ये तो कम्यूटेटर आपका घूमता रहता है, कम्यूटेटर क्या करता है, घूमता रहता है, और कम्यूटेटर घूमने के साथ में आपके जो ब्रश है वो ब्रश इसके साथ क्या करते हैं, फिसलता हुआ संपर्क बनाए रखते हैं, यानी कि ब्रश जो है घिसते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और कम्यूटेटर आपका सही तरीके से घूमता रहेगा। उसको स्थिर अवस्था में इसके ऊपर स्प्रिंग का क्या होगा, हल्का सा दबाव होगा, जिसके बाद में ये आराम से घूम सकते हैं। अब बात आती है कि जो ब्रश है वो किसके बने होते हैं। डायग्राम आप देख सकते हो, ब्रश होल्डर के अंदर ब्रश आपका लगा हुआ है, तो ब्रश किसके बने होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो ब्रश है वो कार्बन या फिर कार्बन प्लस ग्रेफाइट, या तीसरा जो है कार्बन प्लस ग्रेफाइट प्लस तांबा। कार्बन प्लस ग्रेफाइट और कार्बन प्लस ग्रेफाइट प्लस तांबा के जो है उनके आपके क्या होते हैं, ब्रश जो है उपयोग किए जाते हैं। जब भी बात आएगी आपकी छोटी मशीनों की, तो छोटी मशीनों के अंदर जो है आपके ये यूज किए जाते हैं, और जब भी बात आएगी बड़ी मशीनों की तो बड़ी मशीनों के अंदर ये यूज किए जाते हैं। अब बात आती है कि आपके कार्बन प्लस ग्रेफाइट, तो आपके पेपर में एक और क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट की जो मात्रा मिलाई जाती है वो किस लिए मिलाई जाती है। तो ग्रेफाइट की मात्रा मिलाई जाती है मुलायमता बढ़ाने के लिए, मुलायम करने के लिए। यानी कि अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया कि ये किसका बना हुआ है, कम्यूटेटर कठोर कर्षित तांबे का, हार्ड्रोन तांबे का बना हुआ है। तो हार्ड्रोन तांबे का बना हुआ है, तो अगर हमने यहाँ पर कोई बहुत अधिक जो है ना घिसने वाली धातु लगा दी या फिर मजबूत धातु लगा दी, तो मजबूत धातु लगाने के बाद में क्या होगा कि आपका जो ब्रश है वो ब्रश ना घिसके और आपकी जो आपका कम्यूटेटर होगा इसको घिसाने लग जाएगा, जिसके बाद में आपका जो ये होगा, ये क्या होगा, गर्म होगा कम्यूटेटर, और गर्म होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वाइंडिंग जो आपकी सोल्डर की हुई है वो सोल्डरिंग भी उखड़ने का खतरा रहता है। दूसरा, ये घिसता रहेगा तो यहाँ पर आपका जो है आगे आगे आएगा कम्यूटेशन वगैरह आएगा, तो वो जो दोष है वो दोष भी होने लग जाता है, क्योंकि आपके आर्मेचर जो आपके ब्रश होंगे वो कम्यूटेटर के साथ सही संपर्क, सीधा संपर्क स्थापित नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर जो है आपके लॉसेज जो है वो होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए क्या किया जाता है, ग्रेफाइट की मात्रा मिलाकर और कार्बन का जो मुलायमता होगी उस मुलायमता को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि कार्बन का ब्रश घिस जाए, कार्बन का ब्रश घिस जाए और आपका कम्यूटेटर जो है खराब ना हो और कम्यूटेटर आपका सही तरीके से बना रहे, ताकि आपका अगर कार्बन का ब्रश घिस भी जाता है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ये इतनी बात होगी कि आपका जो है कार्बन का ब्रश जो है किसका बना होता है। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका जो ब्रश है वो एक्चुअल में कार्बन का बनाते हैं, कार्बन का ही क्यों बनाते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो कार्बन का अंदर ही क्यों बनाते हैं, तो कार्बन के अंदर क्यों बनाते हैं, क्योंकि कार्बन का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है एनटीसी, दो हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट किए थे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि तापमान बढ़ने के साथ साथ, तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध भी बढ़ता है और तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध घटता है। तो आपका जो कार्बन होता है वो एनटीसी कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा, आपका जो कार्बन है वो एनटीसी कैटेगरी में आता है। क्यों, क्योंकि आप देखो यहां पर क्या होगा, जब ये घूमेगा और घूमने के कारण क्या होगा, मैंने बताया घिसता हुआ या फिर फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करता है, तो फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, घर्षण के कारण उष्मा पैदा होगी और उस उष्मा के कारण आपका क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी पैदा होगी और गर्मी के कारण जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ
अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो यहाँ पर जो पैदा हो रही है सप्लाई जो हम लोग पैदा कर रहे हैं वो बाहर आउटपुट में हमें नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर प्रतिरोध कम हुआ तो यहाँ पर जो सप्लाई पैदा हो रही है वो हमें आउटपुट के रूप में मिलती रहेगी। इसीलिए आपके जो ब्रश है वो ज्यादातर किसके यूज किए जाते हैं, कार्बन के, क्योंकि कार्बन का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, एनटीसी होता है पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट तो एनटीसी है, लेकिन शुरुआत में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो इसका ज्यादा होता है, यानी कि प्रतिरोध, इसका जो शुरुआती प्रतिरोध है वो ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होता है धीरे धीरे प्रतिरोध की मात्रा कम होती जाती है। अब दूसरी बात आती है कि आपका जो कार्बन है वो क्या है, एक मुलायम धातु है। कार्बन क्या है, मुलायम धातु है। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर आपका कम्यूटेटर को नुकसान नहीं होना चाहिए, कम्यूटेटर आपका सही तरीके से बना रहना चाहिए, और आपकी जो ब्रश है वो ब्रश अगर घिस भी जाता है तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ये इतनी चीज। अब इसके बाद में पेपर में और क्वेश्चन क्या रहते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन रहते हैं कि जो आपके कार्बन के जो ब्रश है, ठीक है, इनकी जो आपकी विद्युत वहन क्षमता है, तो विद्युत वहन क्षमता जो है 4 से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेमी है। ये आपकी कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता होती है, इसीलिए कार्बन के ब्रश उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो है हम लोग ब्रश जो है, इनसे रिलेटेड पेपर में और क्या क्वेश्चन आता है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो कार्बन के ब्रश है वो घिस रहे हैं, लेकिन कितना घिसने के बाद में हमें इनको बदलना चाहिए। तो कार्बन के जो ब्रश होंगे उनको 1/3 रह जाने पर और या फिर 2/3 घिस जाने पर, 1/3 रह जाने पर या फिर 2/3 घिस जाने पर आपके जो कार्बन के जो ब्रश रहेंगे इनको नए ब्रश के द्वारा चेंज कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर पेपर में आने वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो उसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है, तो उसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि आपका जो है ब्रश के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो स्प्रिंग है वो कौन सा यूज होता है, तो स्पाइरल स्प्रिंग यूज किया जाता है। और स्पाइरल स्प्रिंग के ऊपर भी दबाव कितना होता है, तो 0.1 से 0.25 किलोग्राम जो है इसके ऊपर क्या होता है, आपके स्प्रिंग के ऊपर दबाव होता है। पेपर में इतने जो क्वेश्चन है आपके ब्रश या फिर ब्रश होल्डर से रिलेटेड पेपर में पूछे जाते रहते हैं कि ब्रश किसके बने होते हैं। ब्रश जो है वो आपके जो है एनटीसी है या फिर पीटीसी है, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी है, या फिर कितना घिस जाने के बाद में बदलना चाहिए। और एक चीज और रह जाती है, वो लास्ट में भी बताता हूँ कि ब्रश जो है कि कौन से स्प्रिंग यूज किए जाते हैं दबाव के लिए, स्पाइरल स्प्रिंग, और इसकी जो है दबाव कितना होता है। तो वो दो चीज रही क्या, लास्ट चीज रही क्या, तो ब्रश की ये तो सारी चीजों की बात होगी, लेकिन ब्रश का यूज किस लिए कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कार्बन के ब्रश का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, तो कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करने के लिए, फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करने के लिए आपके जो कार्बन के जो ब्रश है वो उपयोग किए जाते हैं। यानी कि काम क्या है इनका, सारा मेन चीज तो यही है, क्योंकि एक्चुअल में यूज किस लिए कर रहे हैं इनको, तो यूज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जो कम्यूटेटर होगा उस कम्यूटेटर के अंदर जो सप्लाई पैदा हो रही है उसको फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करके और बाहर आउटपुट में हमें देना है, इसलिए तो फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करते हैं। और अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें आउटपुट किसके द्वारा मिलती है, कम्यूटेटर या फिर ब्रश, उसमें ऑप्शन होते हैं कि हमें आउटपुट किसके द्वारा मिलती है, तो आउटपुट भी हमें यही दे रहे हैं, क्योंकि अंदर से जो है कम्यूटेटर पे सप्लाई आ रही है और सप्लाई आने के बाद में जो ब्रश है वो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, बाहर आउटपुट में निकाल कर दे रहे हैं। तो इसलिए ये जो है आपके ब्रश जो है यूज
किए जाते हैं। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद में अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है, अब इतने बड़े ज्यादा टॉपिक नहीं है, तो जल्दी जल्दी से पेपर में आने वाले क्वेश्चन होंगे तो बताता रहूंगा। ब्रश लीड, ब्रश लीड, तो ब्रश लीड जो है वो क्या है, तो आपका जो डायग्राम भी देख सकते हो, ये जो आपकी है, ये जो है इसको पिग टेल बोल देते हैं, ब्रश लीड बोल देते हैं, पिग टेल भी बोलते हैं इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये जो है इसी को बोलते हैं, यानी कि आपका जो कार्बन का ब्रश होगा उसके पीछे की तरफ ये परमानेंटली लगी हुई मिलती है इतनी, इसको बोलते हैं पिग टेल या फिर ब्रश लीड। किसकी बनी होती है, तो तांबे की बनी होती है। तांबे की बनी होती है। डायग्राम इसका आप देख ही सकते हो, पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो कि ब्रश लीड किसकी बनी होती है, या पिग टेल ब्रश लीड को ही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं रोकर प्लेट। रोकर प्लेट, रोकर प्लेट क्या है, तो रोकर प्लेट का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है इसके लिए ऊपर ब्रश जो है होल्डर लगे हुए भी दिख रहे हैं। तो ब्रश होल्डर जो है रोकर प्लेट के ऊपर लगाए होते हैं, और जिसको क्या किया जाता है कि आपकी जो बॉडी होगी उसके अंदर जो है फिट किया जाता है, ताकि आपकी जो मशीन होगी उसके अंदर, आपके मशीन के अंदर इनको जो है फिट किया जाता है, ताकि जो आपके जो ब्रश होंगे उनकी अगर स्थिति चेंज करनी होती है, क्योंकि एक चीज बताना भूल गया मैं, उसके अंदर क्या होता है कि आपके कार्बन के जो ब्रश होते हैं उनको कहां पर रखा जाता है, तो एमएनए के ऊपर रखा जाता है। तो जब उनकी स्थिति जो चेंज होती है, एमएनए जीएनए के ऊपर डिफरेंस आता है, उस टाइम क्या होता है कि आपकी जो रोकर प्लेट होगी, उस रोकर प्लेट को क्या किया जाता है, जो घुमाकर और आपके जो कार्बन के जो ब्रश रहेंगे उनकी जो स्थिति है, उन स्थिति को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। इसलिए आपके जो ये यूज किए जाते हैं। अब इसके अलावा जो अगला जो आपका टॉपिक रहेगा पेपर में, इनसे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और बार बार आपको बोल रहा हूं, तो इनको याद है जो है आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। उसके अलावा जो आपका अगला जो टॉपिक है उसको क्या बोलते हैं, एंड प्लेट। एंड प्लेट, तो एंड प्लेट जो है, एंड प्लेट क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो अंतिम जो पार्ट है, बाहर की तरफ जो बॉडी के अंदर जो लास्ट पार्ट है, उस लास्ट पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंड प्लेट बोलते हैं। तो पेपर में इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, इतने ही क्वेश्चन आते हैं कि एंड प्लेट एक्चुअल में कोई जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही है कि आपकी जो बॉडी है उसको ढकने के लिए या फिर लास्ट में बंद करने के लिए जो लास्ट छोर के ऊपर जो लगते हैं दोनों पार्ट, जिसका डायग्राम भी आपको दिख रहा है, तो वो जो चीज है उसी को अपने क्या बोलते हैं, एंड प्लेट बोलते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए पूरी की पूरी भागों की आपके प्रैक्टिकल की वीडियो भी लेकर आने वाला हूं। तो उसके लिए आपको इसी के अंदर जो है आपको भाग किस कौन से बने होते हैं और किस धातु के लिए बने होते हैं और किस जगह पे यूज होते हैं ये पता होना चाहिए, ताकि आपको वो जो चीजें रहेंगी वो बेहतर तरीके से समझ में आती रहेगी। एंड प्लेट, एंड प्लेट डायग्राम दिख गया होगा, यही चीज है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा, वो अगला टॉपिक क्या है, एंड प्लेट के बाद में बेयरिंग। बेयरिंग, बेयरिंग, तो बेयरिंग जो है आपके जो छोटी मशीनों की बात आएगी, छोटी मशीनों की बात आएगी, तो छोटी मशीनों के अंदर बेयरिंग जो उपयोग किए जाएंगे, बुश बेयरिंग। और बड़ी मशीनों की बात आएगी तो बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग। बॉल बेयरिंग या फिर रोलर बेयरिंग जो है आपकी बड़ी मशीनों के अंदर उपयोग किए जाएंगे। इतने ही क्वेश्चन आपके उपयोग किए जाते हैं। बेयरिंग का यूज किस लिए किया जाता है, तो बेयरिंग का यूज किया जाता है आपकी जो शाफ्ट होगी उस शाफ्ट को आपकी एंड प्लेट के अंदर कसने के लिए, और दूसरा आपकी जो शाफ्ट है वो आसानी से घूम सके, इसलिए आपके बेयरिंग जो है उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा जो है अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक आपका क्या है, तो अगला टॉपिक है शाफ्ट। शाफ्ट जो है आपकी, जिसको बोल सकते हैं आधार, जिसके ऊपर आर्मेचर है, आपके आर्मेचर है, एंड प्लेट है बेयरिंग के साथ में, या फिर आपके जो अदर पार्ट है वो आपके उसके ऊपर जुड़े होते हैं, उस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी शाफ्ट बोलते हैं। इसके बाद में अपने बोल सकते हैं बेड प्लेट।
बेड प्लेट। बेड प्लेट क्या है, तो आपकी बॉडी जो है उसको स्टैंड करने के लिए जो लास्ट में जो चीज है, ठीक है, अंतिम जो चीज है उसके अंदर है, उसको क्या बोलते हैं, बेड प्लेट बोलते हैं। उसके बाद में अपने अगला जो टॉपिक है उसको क्या बोल सकते हैं, आई बटन। आई बटन बोल देते हैं, ठीक है, आई हुक बोल देते हैं। इसको क्या होता है, किस लिए उपयोग होता है, तो आपकी जो मशीन होगी उसको मशीन को चकने के लिए, यानी कि उठाकर किसी और जगह पर लेकर जाने के लिए आपका जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अंतिम जो पार्ट है, वो अंतिम पार्ट क्या है, टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स, तो टर्मिनल बॉक्स जो है वो, टर्मिनल बॉक्स क्या है, तो टर्मिनल बॉक्स एक्चुअल में आपका जो है, देख सकते हो मशीन के ऊपर है, तो मशीन जो होगी उस मशीन की बॉडी के ऊपर आउटपुट की जो तारें आ रही है सारी की सारी, उन सारी की सारी तारों को बाहर निकालकर और एक टर्मिनल बॉक्स बना दिया जाता है, जिसके अंदर आपकी सारी तारें होंगी जहां से आपको कनेक्शन करने हैं। और कनेक्शन करने के बाद में आपको जो है जनरेटर को यूज करना होता है, कनेक्शन करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आपका जो डीसी जनरेटर होगा उसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा जनरेटर बनाना चाहते हो, तो उसकी वाइंडिंग वगैरह दी होगी, तो वहां से आप जो है जनरेटर बना सकते हो। इसलिए आपको आउटपुट के रूप में बाहर की तरफ टर्मिनल बॉक्स दिया होता है, जिसके अंदर सारी की सारी तारें निकाली गई होती है। तो ये इतने आपके भाग है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई है, तो नोट कर लीजिए। और उसके बाद में पिछली क्लास के अंदर जो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे, उन 2 क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो आपका पहला जो आपको पिछली क्लास के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्या था कि हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1150 दर्शाता है। हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1150 दर्शाता है, तो आपको बताना था कि बैटरी की चार्जिंग स्थिति होगी, यानी कि बैटरी हाफ चार्ज है, फुल चार्ज है, या फिर डिस्चार्ज स्थिति में है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी थी, इनमें से कौन सी स्थिति है। तो जो पहला क्वेश्चन था कि बैटरी का पाठ्यांक 1150 दर्शा रहा है, तो क्या होगा, तो 1150 की स्थिति में बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। 1150 में डिस्चार्ज होती है, 1200 में फुल हाफ चार्ज होती है, और 1280 या 1260 में फुल चार्ज होती है। और ये जो है मैं आपको सेल चैप्टर के अंदर करवा चुका हूं। उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको जो पिछली क्लास के अंदर दिया गया था कि 1 वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं, 1 वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं, ये आपको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। तो 1 वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं, तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं, 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको पिछली क्लास के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने थे। मैं वही क्वेश्चन आपको देता हूं जो मैं पिछली क्लास के अंदर खुद करवा चुका हूं। तो मेरी जो पिछली क्लास की सारी वीडियो है वो आप कंटिन्यूसली देखते रहिए, तो इन क्वेश्चन के आंसर जो है आप आसानी से पिछले कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि ट्रिकल चार्जिंग विधि का उपयोग कौन से दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ये भी आपका सेल चैप्टर से आ गया। दोष जो करवाए थे उसमें बताया था कि दोष कौन सा था जिसको दूर करने के लिए आपका ट्रिकल चार्जिंग विधि का हम लोग उपयोग कर रहे थे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन आज का क्या रहेगा, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आपका नाइक्रोम जो धातु है वो किस किस धातुओं की मिश्र धातु है। नाइक्रोम धातु किन किन 2 धातुओं की मिश्र धातु है, किन धातुओं की मिश्र धातु है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। और आपको आज की क्लास कैसी लगी है, लाइक कमेंट और शेयर करके मेरे को जरूर बताएं। और आपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड और टेक्निकल लाइन से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल के ऊपर लाता रहता हूं। तो मिलते हैं आपसे डीसी जनरेटर के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।